हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर पीसीएस स्पेशल डेली जीके की सीरीज चल रही है। आज आपकी तारीख है 12 जुलाई। आज के वीडियो में हम लोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कपास की धूल बिसनोसिस, गन्ने की धूल बेगासोसिस, सिलिका धूल एंथ्राकोसिस, कोयला कण सिल्कोसिस। आपको यहां पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, कपास की धूल जो होती है तो कपास की धूल से बिसनोसिस रोग होता है, यानी आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित है। गन्ने की धूल से बेगासोसिस नामक रोग होता है, तो आपका सेकंड वाला भी सही है। सिलिका धूल से सिल्कोसिस रोग होता है। वहीं कोयले के कण से एंथ्राकोसिस नामक रोग होता है। तो यहां पर आपका तीसरा और चौथा गलत है, और यही पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। केवल 3 और 4 युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर है पहले का डी, केवल 3 और 4। दूसरा प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में अम्ल दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके प्राकृतिक स्रोतों का वर्णन किया गया है। पहला है लैक्टिक अम्ल। देखिए, लैक्टिक अम्ल जो है ये दूध से प्राप्त होता है, ये प्राकृतिक स्रोत इसका दूध है। अगला है आपका एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो स्रोत है ये सिरका है। अगला है आपका साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है ये नींबू है। मैलिक अम्ल, देखिए मैलिक अम्ल का जो स्रोत है वो सेब है। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा दूसरे का डी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। तीसरा प्रश्न है आपका, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की, हीमोग्लोबिन की, शर्करा की, जल की। देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है जो एडिस इजिप्टी के काटने से होता है। और ये एडिस इजिप्टी जो मच्छर है ये सामान्यतः दिन में काटता है, और इस मच्छर में डेन 1, डेन 2, डेन 3 तथा डेन 4 नामक वायरस होते हैं जो काटने पर मनुष्य के रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें रोगी को अत्यंत तीव्र बुखार आता है जो 4 से 5 दिनों तक रहता है। डेंगू रक्तस्रावी बुखार में विषाणु जो होते हैं वो रक्त के प्लेटलेट्स कणों को तेजी से नष्ट करते हैं, जिससे रोगी के आंतरिक अंगों से रक्तस्राव होने लगता है। और ऐसी अवस्था में यदि रोगी में रक्त प्लेटलेट्स नहीं चढ़ाई जाएगी तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का ए, यानी प्लेटलेट्स। चौथा प्रश्न है आपका, सर्वदाता वह व्यक्ति है जिसका रुधिर वर्ग होता है ए, ए बी, बी, ओ। रुधिर वर्ग के विषय में जानकारी देने वाले जो पहले वैज्ञानिक थे वो थे कार्ल लैंडस्टीनर। ये नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रुधिर वर्ग का पहला वर्गीकरण या इसके बारे में पहली बार जानकारी किसने दी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसके बारे में सन 1900 ईस्वी में पहली बार जानकारी दी थी। इन्होंने रुधिर को इसकी एंटीजन एंटीबॉडी प्रक्रिया के आधार पर 4 समूहों में विभक्त किया था, जिसमें ए समूह, बी समूह, ए बी समूह और ओ समूह था। ग्रुप ओ, इसमें एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होते हैं, यानी ग्रुप ओ जो है इसमें एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित होते हैं। वहीं एंटीजन इसमें अनुपस्थित होता है। ओ ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को रुधिर दे सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता ग्रुप यानी यूनिवर्सल ब्लड डोनर भी कहा जाता है। तो यहां पर आपका प्रश्न पूछा गया है कि सर्वदाता व्यक्ति वह है जिसका रुधिर वर्ग ओ होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। पांचवा प्रश्न है आपका, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 2,000 हर्ट्ज से अधिक, 10,000 हर्ट्ज से अधिक, 1,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं और भिन्न भिन्न मनुष्यों के लिए ध्वनि तरंगों की आवृत्ति प्रतिशत अलग अलग होती है।
आवृत्ति परिसर के आधार पर इन्हें 3 प्रकार की तरंगों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहली प्रकार की जो तरंगें होती हैं वो होती हैं अवश्रव्य तरंगें, यानी जिन्हें इंफ्रासोनिक वेव कहा जाता है। इनको अवश्रव्य तरंगें या फिर इंफ्रासोनिक वेव भी इनको बोला जाता है। तो ये जो तरंगें होती हैं ये 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगें कहते हैं, यानी कि ये 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें होती हैं और इन्हें मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं। अगले प्रकार की जो तरंगें होती हैं वो होती हैं श्रव्य तरंगें, यानी कि ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल वेव्स बोलते हैं और इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर कितने के बीच, 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है। और ये जो तरंगें होती हैं इन तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं और इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन सकते हैं। तीसरे प्रकार की जो तरंगें हैं जिनके बारे में यहां पर पूछा गया, पराश्रव्य तरंगें, जिन्हें अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं, यानी पराश्रव्य जो तरंगें होती हैं इनको अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाता है। तो अल्ट्रासोनिक वेव जो होती हैं ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली होती हैं और इन्हें पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। मनुष्य के कान इन्हें नहीं सुन सकते हैं, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि इन्हें सुन सकते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है 5वें का ए, यानी पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है अब आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। सीसा, मस्तिष्क, कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त धाराएं, एस्बेस्टस धूल, फेफड़े, पारा, त्वचा। देखिए ये सभी वायु प्रदूषक हैं, तो उपयुक्त वायु प्रदूषकों में से सीसा से मस्तिष्क, कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त धाराएं, एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं, जबकि पारा से आपकी त्वचा प्रभावित नहीं होती है, बल्कि आपका जो लीवर है जिसको उदर बोला जाता है वो प्रभावित होता है, यानी आपका लीवर डैमेज होता है। तो यहां पर आपका ए, बी, सी ये युग्म सही सुमेलित है, जबकि डी वाला गलत है। यानी पारे से आपकी त्वचा डैमेज नहीं होती है, बल्कि आपका लीवर यानी उदर डैमेज होता है। 7वां प्रश्न है आपका, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त, पराबैंगनी, दृश्य या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आपका अवरक्त विकिरण है इसकी खोज एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था हर्शेल। इसकी खोज हर्शेल ने 1940 में की थी, 1940 में इसकी खोज की थी। और ये जो किरणें हैं, अवरक्त किरणें जो हैं, ये पदार्थों को उच्च ताप पर गर्म करने पर निकलती हैं। इन किरणों की वेधन क्षमता अधिक होने के कारण ये घने कोहरे और धुंध से पार निकल जाती हैं। युद्ध काल में इन किरणों का उपयोग दूर दूर तक सिग्नल भेजने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग अस्पताल में सिकाई करने व घने कोहरे में फोटोग्राफी करने में भी होता है। अवरक्त विकिरणों का उपयोग कार के पेंट को सुखाने के लिए और मांसपेशियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। टेलीविजन सेट से सुदूर संवेदन के लिए भी अवरक्त विकिरणों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 7वें का ए वाला। पराबैंगनी की बात कर लेते हैं। तो पराबैंगनी जो किरणें हैं इनकी खोज रिटर ने की थी और इनका उपयोग सिकाई करने, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए किया जाता है। वहीं जो दृश्य विकिरण है इसकी खोज न्यूटन ने की थी। और जो आपका विबग्योर है, यानी कि आपने इंद्रधनुष जो देखा है जिसमें 7 कलर होते हैं विबग्योर, तो वो आपका दृश्य विकिरण है। विबग्योर के बारे में आपने सुना होगा। तो वो विबग्योर जो है वो दृश्य विकिरण है, इसकी खोज न्यूटन ने की थी। तो आपके प्रश्न में जो पूछा गया है उसका सही आंसर है 7वें का ए वाला। 8वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है ये आपको बताना है। उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण। सितार ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में। देखिए यहां पर बात करें तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे विनाश किया जा सकता है। अर्थात विश्व की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जाता है। जैसे यहां पर बात करें तो आपका जो लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर वाला युग्म सही सुमेलित है। लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। वहीं आपका जो पहला वाला बताया गया है
यानी जो सितार बताया गया है, तो सितार क्या करता है, सितार में आप बजाते हैं यानी यांत्रिक ऊर्जा अपनी आप उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को सितार जो है ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ना कि ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में। तो आपका ए वाला गलत हो जाएगा। विद्युत सेल की बात करें तो विद्युत सेल क्या करता है, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है, यानी कि उल्टा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत मोटर आपकी जो विद्युत ऊर्जा है इसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, तो यहां पर डी वाला भी गलत है। यहां पर आपका सी वाला युग्म जो है ये सही सम्मिलित है, तो यही आपका आंसर है 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से या नाभिकीय विखंडन से। आपको कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, तारों की ऊर्जा के लिए दो बल उत्तरदायी हैं, एक तो गुरुत्वीय बल, इसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, और दूसरा है आंतरिक दबाव। ये दो बल ऐसे बल हैं जो कि तारों की ऊर्जा के लिए उत्तरदायी हैं। तारों के अंदर ही अंदर दाब के अधिक बढ़ने से गैसीय पदार्थों का और अधिक निर्वात रुक जाता है। तारों में गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये संपीड़न उत्पन्न करता है, और दूसरा बल संलयन अभिक्रिया द्वारा मुक्त ऊर्जा के कारण उत्पन्न आंतरिक दबाव के कारण होता है। इन दोनों बलों में हजारों लाखों वर्षों तक संतुलन बना रह सकता है, और इसी संतुलन की वजह से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये गुरुत्वीय संकुचन के लिए उत्तरदायी है, वहीं जो आंतरिक दबाव जो है इससे ऊर्जा निर्मुक्त होती है ये नाभिकीय संलयन के लिए उत्तरदायी है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का ए, केवल 1 और 2। 10वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। देखिए, यहां पर विटामिन का रासायनिक नाम दिया हुआ है और पूछा गया है कि किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो देखिए, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। नाम लिख दे रहा हूं यहां पर, इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है। विटामिन जो B2 है इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। अगला है आपका विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन B12 जो है इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। तो आपका यहां पर सही आंसर है 10वें का डी वाला, विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।